नमस्ते भारत। आप सभी का फिर पुनः स्वागत है संवाद के इस रोचक पॉडकास्ट में, जिसमें आज हमारे साथ हैं अभिषेक चौरसिया जी। अभिषेक चौरसिया जी पेशे से एक एडवोकेट हैं और मास्टर्स इन लॉ में किया है। आज अभिषेक चौरसिया जी को अपने साथ लाने का एक खास रीजन है युवाओं में बढ़ती एलएलबी को लेकर लोकप्रियता। कहीं ना कहीं अभी जब हम देख रहे हैं, आज हर दूसरा तीसरा युवा एलएलबी की ओर आकर्षित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मन में होता है कि ये क्यों इतना क्रेज बढ़ रहा है। तो हमने फिर अभिषेक जी से संपर्क किया, उनसे समय लिया ताकि विस्तृत रूप से हम जान सकें ये क्या कारण है और किस तरीके से युवा आज के तारीख में एलएलबी को लेकर सोचता है। अभिषेक जी, बहुत बहुत आभार और साधुवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए और संवाद में आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें ताकि वहां से एक निरंतरता जारी हो सके। बेसिकली अभिषेक चौरसिया मेरा नाम है और मैंने मास्टर्स की है लॉ में, और मेरी स्पेशलिटी मीन्स टू से जो मेरा मास्टर्स रहा है वो रहा है क्रिमिनोलॉजी में। तो मेरी फील्ड भी प्रैक्टिस की क्रिमिनोलॉजी है। ओके जी। तो आज की तारीख में युवाओं में एलएलबी को लेकर बड़ा क्रेज हो गया है कि ये क्या आसानी से मिलने वाला कुछ ऐसा है कि आसानी से एक सर्टिफिकेट ले लिया, एलएलबी कर लिया, वकील बन गए, एक रोब जमाना है कि काले कोट का खौफ हम फैला सके। आप किस दृष्टि से देखते हैं इस सब चीजों को? देखिए, जो लॉ की फील्ड है ना, हम लॉ की फील्ड को वहां लेके जाते हैं जहां से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। ओके। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें मुख्य भूमिका में जितने भी लोग रहे ना, चाहे वो गांधी जी रहे हो, अंबेडकर रहे हो, या अन्य जितने भी लोग जो विशेष रूप से उस हमारे भारत देश को आजाद कराने में हाँ, फ्रीडम रहे हैं फाइटर्स ना, में जो रहे हैं वो सब मुख्यतः लॉयर एडवोकेट रहे है। हैं। हाँ, वो लॉयर सब रहे। लॉयर रहे हैं। मैं तो उस समय को आज के समय से आप कंपेयर करें कि वो कितने परिपक्व, वो कितने पके हुए लोग थे। और आज अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ केवल एक डिग्री में रह गई बस। सब इतना क्रेज आज के समय में लॉ का है। जब मैंने अपनी लॉ कंप्लीट की और मैं प्रैक्टिस में रहा हूँ, 5 साल जूनियरशिप में रहा हूँ, फिर इंडिपेंडेंट हुआ, तो मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है। क्योंकि लॉ में मैंने लॉ से पहले इंजीनियरिंग भी की है। ओके। और इंजीनियरिंग, मेडिकल और लिटिगेशन, ये 3 सबसे टिपिकल फील्ड है। मैंने इंजीनियरिंग भी की है, और इंजीनियरिंग के बाद जब मैं लिटिगेशन में आया, मैं लॉ में आया, तो आप विश्वास मानिएगा कि मेरे परखच्चे उड़ गए। बिल्कुल। क्योंकि इसमें रिसर्च वर्क बहुत है। और आप विश्वास करें, मैं पूरी पूरी रात नहीं सोता था। जब अगले दिन कोई हमारा टिपिकल केस होता था क्रिमिनल में, तो मैं पूरी पूरी रात नहीं सोता। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज कॉलेजेस ऐसे हो गए कि बच्चा पूरे 3 साल कॉलेज ना जाए, एग्जाम देने चला जाए। अब वो कैसे पास हो रहा है, कैसे डिग्री ले ली, कोट पहन लिया, वकील बन गया, वही बस। लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे साथ साथ अन्य ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वकालत में वाकई में मेहनत करी होगी, और वो आज जो जिस तरह की डिग्री की हम बात कर रहे हैं, जो युवा डिग्री लेके आ रहा है इस तरह की, उनका भविष्य क्या रहता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं कि कोई भविष्य नहीं है उनका। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है ना, और किसी स्पेसिफिक फील्ड पे वो आपसे बात करने आ रहा है, तो वो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा। बिल्कुल। और ऑब्जर्वेशन कहाँ से आएगी कि आपने कितनी मेहनत की होगी, तो वहां से वो आपको पॉइंट आउट कर लेगा कि आप उसके काबिल हो या नहीं। वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। और ऐसे में मैंने खुद ऐसा देखा है, जो बच्चे इस तरह से आ रहे हैं ना, वो ज्यादा लंबे चल नहीं पा रहे। वो वापस उन्हें किसी बिजनेस में जाना पड़ रहा, किसी नौकरी में जाना पड़ रहा, क्योंकि लिटिगेशन बहुत टफ फील्ड है, बहुत टफ। तो आप विस्तृत रूप से और बताइए आपके बारे में, क्या क्या आपने इसमें डिफिकल्टीज फेस की, ताकि जो अभी मन में लेके बैठा युवा है जो आज इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, उसको समझ में आए इतना भी आसान नहीं है यार, हलवा नहीं है। तो मुश्किलें हैं, और वो क्योंकि क्या होता है, जब आप मुश्किलें पार करके निकलोगे, जब आप अच्छी चीज करते हो, तब आप सम्मान पाते हो। अब ऐसे डिग्री लेके बैठ के तो मजा नहीं आएगा। देखिए, जो आजकल यंग जनरेशन है, मेरा उन्हें सिंपल सा एक मैसेज है बस, कि मैंने प्रीवियसली अभी उसमें बताया, बहुत अर्लियर व्हेन वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, कि वो लोग 1947 वाले जितने महान लोग थे, वो उन्होंने कितनी मेहनत करी, तब आज उन्हें आज तक भारत याद करता है। और जब तक एग्जिस्टेंस रहेगी तब तक याद करेंगे। बहुत टिपिकल फील्ड है। आप लॉ में जाने से पहले एक बार उसके बैकग्राउंड को चेक करें
तो पूरी जर्नी आप बता दीजिए उस यूथ के लिए कि ये ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, जो प्रोसीजर सही है, तो पॉडकास्ट के माध्यम से एक सही चीज उन तक एटलीस्ट पहुंचे। देखिए, अगर आपको लॉ करनी है ना, लॉ करने के दो तरीके हैं। पहला कि आप उसे 12th के बाद भी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, ओके। 5 ईयर, है ना। और फिर अगर हमें एलएलबी करनी है तो हमें करना है ग्रेजुएशन के बाद, वो 3 साल के लिए है। तो बेसिकली क्या है, 3 साल और 5 साल में क्या फर्क है। अगर हम 12th के बाद जाते हैं तो 12th के बाद हमें 10 सेमेस्टर देने हैं उसमें। उन 10 सेमेस्टर्स में आपके ग्रेजुएशन के भी कुछ वो रहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस उसमें जा रहे हो, BA-LLB में जा रहे हो, BB-LLB में जा रहे हो, या अन्य किसी उसमें। तो जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में आप जा रहे हो तो उनके सब्जेक्ट्स कुछ रहते हैं, और साइड बाय साइड लॉ के भी सब्जेक्ट्स रहते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो LLB में, तो फिर वो प्रॉपर लॉ के ही सब्जेक्ट रहते हैं उसमें। ओके जी। और उसमें एग्जाम्स भी होते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, उस पे भी होता है, वो स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंट्रल में भी होता है। तो आप उस एग्जाम को दें, और एग्जाम देने के बाद आपके, अगर आपने एग्जाम क्रैक कर दिया तो आपको NLU मिल सकता है, जिसे हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट उसमें आता है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस है ही, आप किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं। तो आपको क्या, युवाओं को आपकी क्या राय रहती है, देखिए, एलएलबी में जाना चाहिए, और क्या है रीजन एलएलबी में जाने का, देखिए किस तरह का युवा एलएलबी में जाना चाहिए? तीनों क्वेश्चन एक साथ है। देखिए, लॉ में आए आप, बहुत बेहतरीन फील्ड है, हम्म, ये मेरी पर्सनल वो है। अगर आपको समाज में अपनी बढ़िया पहचान बनानी है, आप आए लॉ में। सेवा का क्षेत्र है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत, आप मेरे एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे कि अगर आप किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में आप रह रहे हैं, अगर वहां पे किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है ना, तो सबसे पहले लोग आपके पास आते हैं कि वकील साहब के पास चल रहे हैं, वो हमारा सुलहनामा कराएंगे, वो समझाएंगे कौन गलत है कौन सही है। लॉ बहुत अच्छी फील्ड है, बशर्ते आप उसे उस मेंटल लेवल पे लेके जाएं कि वो एक्चुअली में है क्या। मैंने पहले ही बताया, बहुत टफ फील्ड है, लेकिन आप अगर उसमें आ रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस बात के लिए भी मैं बिल्कुल श्योर हूं, अगर किसी बच्चे ने शुरू के 5 साल में मेहनत कर ली तो उसकी आने वाली 7 जनरेशन सिक्योर है। इतनी बेहतरीन फील्ड है, सब कुछ है इसमें, नाम, पैसा, सब कुछ, बशर्ते आपने मेहनत अच्छी की हो। हाँ, मेहनत करो, दौलत शोहरत सब मिलेगी। बिल्कुल, हमने बहुत मेहनत करी है, आज हम बिल्कुल उस फील्ड में हैं कि हमें किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी, मेहनत बहुत अच्छी की, 10 लोग जानते हैं, किसी को नाम भी नहीं पता ना हमारा, तो वकील साहब ही कहते थे, तभी हम सुन लेते हैं उनकी बात, क्या नाम बोला। तो वो रुतबा है वकालत का। तो वो रुतबा तभी आया ना, मेहनत करके आया। मेहनत चाहिए, बिल्कुल। सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे हाथ में ऐसे और कोई मेहनत नहीं फायदा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एब्सोल्युटली। तो इसका कई बार युवा मिसयूज भी करते नजर आते हैं। अब वो, मैं आपको बताऊं मिसयूज का, वो एक्चुअली है क्या, आज के समय में क्या हो गया कि किसी को दिखाना है काला कोट पहन के ना, कि यस आई एम द लॉयर, आई एम द एडवोकेट, लेकिन प्रैक्टिस वो रेगुलर कर नहीं रहे। केवल एक डिग्री ले ली, काला कोट पहन लिया है, कुछ समय के लिए आ गए कोर्ट में, घूमे चले गए, उसका उसका है क्या कि वो अपने पर्सनल मामलों को रिजोल्व करने के लिए वो लॉ कर रहे हैं। और एक कहते हैं ना कि चारों तरफ से अपने आप को बाउंड्री कर ली उस इंसान ने कि हाँ मैं लिटिगेशन से जुड़ा हुआ हूं, और कल को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आएगी तो देयर आर सो मेनी एडवोकेट्स बिहाइंड माई सेल्फ, है ना। तो दैट इज व्हाट some people using litigation in a wrong way. Yes. That's what. अभिषेक जी, जैसे किसी युवा ने एलएलबी कर लिया, अब उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस सेगमेंट में? देखिए, अपॉर्चुनिटी लॉ के बाद तो बहुत है। अगर देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। इफ यू वांट टू बिकम अ लिटिगेटर, देन कंप्लीट योर लॉ एंड कम टू द कोर्ट, है ना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एज आपके बेसिक वहां से बहुत क्लियर होंगे। okay. और अगर आपको जज, मजिस्ट्रेट या इस तरह के किसी फील्ड में जाना है तो आपके पास दो चीजें हैं। आप लॉ के बाद PCSJ दे सकते हैं, जिसमें आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली जो फॉर्म्स निकलते हैं स्टेट्स के, आप वो फॉर्म फिल कीजिए, और फॉर्म फिल करने के बाद उसमें प्री मेन इंटरव्यू का 3 वो होते हैं, आप वो क्लियर करके PCSJ पे जा सकते हैं। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक होती है PCSJ जिसके बारे में मैंने बताया, जिसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, एक होता है HJS, हायर जुडिशियली सर्विसेज।
हायर जुडिशरी सर्विसेज क्या है, जैसे आप सीधा जज के लिए रेकमेंड हो जाते हैं। उसके लिए आपको 7 साल की लिटिगेशन की प्रैक्टिस चाहिए होती है कोर्ट में। उसके बाद आप लायबल होते हैं उस फॉर्म को भरने के लिए, और उसमें भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्री मेन इंटरव्यू। तो दो चीजें, एक पीसीएस जे जिसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और एक है एचजेएस जिसमें आपको 7 साल लिटिगेशन की जरूरत है। लिटिगेशन की जी। जरूरत है। ओके। बाकी एक चीज है जो निकल के आती है, अक्सर बातें की जाती है वकीलों के और पुलिस के तालमेल को लेके। वो थोड़ा सा वो क्या है, वो कैसे रहता है आप लोगों का तालमेल? छीना झपटी और ये खींचातानी हमेशा एक बनी रहती है, तो देखिए, किस तरह का रहता है तालमेल? ये बिल्कुल सच्चाई है कि वकीलों के और पुलिस के बीच में कभी नहीं बनी। उसका एक मतलब, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इट इज माय पर्सनल परसेप्शन, कि उसका एक रीजन पता क्या है। आप इस उदाहरण से समझें कि कोई अफेंस हुआ, उसकी एफआईआर हुई। पुलिस का काम कितना है? पुलिस का काम केवल इतना है कि एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन की उसने, एक्यूज को पॉइंट आउट किया, अगर बेलेबल सेक्शन है तो उसे उसके पास राइट है कि 41 में उसको नोटिस देके वहां से बेल दे सकता है, और अगर वो मोर देन 7 years वाली बात है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो वो जेल भेजेगा वहां से। पुलिस का काम केवल इन्वेस्टिगेशन का, एफआईआर, चार्जशीट, केस डायरी, और वो फिर कोर्ट में कर देगा सबमिट उस पूरे केस के सिनेरियो को। आप समझ रहे हैं? उसके बाद जरूरत आती है वकील की। अब तालमेल की अगर हम बात करें ना, तो ऐसा हमने प्रैक्टिकली भी देखा है कि क्लाइंट या कोई विक्टिम ही हो या एक्यूज ही हो, वो पुलिस के पास जा रहा अपनी सुविधा के लिए, या अपने कोई किसी क्वेरी के लिए, या अपने किसी बचाव के लिए, तो पुलिस उसे इस तरह से मैनिपुलेट कर देती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसे वकील की जरूरत ही नहीं है। आप मैनिपुलेट समझ तो रहे? वकील भी कर देते हैं। नहीं, एक आदमी बूढ़ा हो जाता है, 20 साल लग जाते हैं उसको, तारीख मिलती रहती है। तो वो मतलब कई बार क्या होता है, बोलते हैं न्याय पक जाता है, और वो पकते पकते आदमी पक जाता है। वो क्या मतलब देखिए, रहता है? इंडिया में बहुत सारे आप एक इंडिया में केसेस इतने हैं, और उसे टैकल करने वाले मजिस्ट्रेट जज, उनकी उनकी कमी है। वो तो क्या होता है ना, कोई भी जानबूझ के उसे वो नहीं करना चाहता, लेकिन केसेस इतने हैं और उनकी उनके निस्तारण बहुत कम मात्रा में हो पाते हैं, टाइम बहुत लग जाता है किसी भी चीज में। तो वो है, उसमें कोई मतलब जस्टिस। बहुत सारे न्याय, हाँ, वो अभिषेक जी, बहुत सारे न्याय पेंडिंग रह जाते हैं। बहुत सारे न्याय न्याय दम घुट जाते हैं। माँ बाप जो है ना, मिन्नतें जलाते मांगते मांगते, कैंडल मार्च, ये मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ अंकिता भंडारी केस पर। मतलब एक माँ बाप अपनी बेटी के प्रति न्याय की मांग कर रहे हैं, और एक हमने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, कैंडल मार्च कर लिया, इनफ। तो चीजें नहीं होती है, निकल के नहीं आती है। तो उस टाइम पे क्या, एक एडवोकेट को के नाते और एक मानव होने के नाते, दोनों नाते से आप क्या सोचते हैं? न्याय क्या सही समय पे नहीं मिल जाना चाहिए? देखिए, क्या है कि बीइंग एन एडवोकेट, उससे पहले मैं एक ह्यूमन बीइंग वाली बात पे आऊंगा कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, तो उसे वाकई में उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वो आपने अंकिता भंडारी वाली बात को पॉइंट आउट किया, वो एक ऐसा केस रहा है प्रीवियस ईयर में कि उसने झकझोर दिया पूरे उत्तराखंड को, क्या पूरे देश को झकझोर दिया। देखिए, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ इसमें, क्योंकि क्या होता है, एक होता है निर्भया कांड, जिससे पूरा देश हिल जाता है। न्याय मिल गया, ठीक है, देर सवेरे की हम बात नहीं करेंगे, उतना देर भी नहीं हुआ और उतना समय लगता भी है, मिल गया न्याय। ये हमारे प्रदेश का मामला है। बहुत सारे हाई लेवल्स के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और सबसे बड़ी बात है प्रदेश की बात। और प्रदेश, वो प्रदेश जो सबसे शीत प्रदेश बोला जाता है, बड़ा शीत प्रदेश है हमारा उत्तराखंड। और उस जगह पे न्याय की गुहार लगाते लगाते माँ बाप, अभी पिछले एक पॉडकास्ट में एक बहन आई थी, उन्होंने भी बात किया, अंकिता भंडारी। तो आप एज ए लॉयर मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं उसकी बहन के लिए आपसे पूछूं। देखिए, वो अब क्या है ना कि वो बहुत हाई लेवल पे चला गया मामला, उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट, जो सबको पता चला कि उसमें जो पॉइंट आउट हुआ कि भाई पॉलिटिशियन उसमें कोई था, वो इन्वॉल्व रहा। तो अब ऐसा है कि अगर पॉलिटिशियन किसी उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो पुलिस इन्फ्लुएंस में काम करेगी। आप समझ रहे, इन्फ्लुएंस में काम करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो लिंगर ऑन होगी चीज, वो डिले होगी चीज। तो इस वजह से वो बहुत आपने वो बहुत
ठीक मुद्दा उठाया। जननायक बोलते हैं पॉलिटिशियंस को, राजनीति करने वालों को जननायक बोलते हैं, क्योंकि हम ही चुन के लाते हैं। और जब वो जनता के ऊपर ही तांडव करने लग जाए, जनता की चीजों की, मतलब हमने चुना और वो चीजों को ऐसे मैनिपुलेट करने लग जाए। एक एक खास समाज है, एक मतलब पहाड़ी समाज में बहुत दर्द है उसको लेके। कई बार मैं पोस्ट में देखता हूँ, और एक मेरे नाम याद नहीं है, वो बंदा बहुत प्रयास करता है अंकिता भंडारी को लेके, शायद नेगी उसके नाम में है, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो उस प्रयास सब धरे रह जाते हैं जब चीजें सही तरीके से ना हो। जब और वो चीजें इन्फ्लुएंस में आती है ना, जब जो चीजें जिस क्रम में होनी चाहिए वो उस क्रम में नहीं होना, तो वो डिले ही होती है। और वही उस केस में हुआ। वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे मामला चला गया, इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसमें होगी। वो जो सामान्य लोग थे ना, अंकिता भंडारी के परिवार वाले, और वो सब जो जितने भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वो वहां पे दब के रह गए। इन्फ्लुएंस ऐसे तो उसके बहुत सारे, देखो क्या होता है ना, चोरी चिकारी घोटाले पोटाले सब बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि यार वो नेता लोग कहाँ से कहो, अगर घोटाले घोटाले ये नहीं होंगे तो वो कहाँ से धन अर्जन करेंगे और कहाँ से अपना घर चलाएंगे। पर जब बात आती है एक महिला की, एक बेटी की, जो उत्तराखंड की बेटी है, और उसके लिए हम न्याय मांगते मांगते गला सूख गया, नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही बिल्कुल है। बिल्कुल ये एज ए बीइंग वुमन आपको बिल्कुल भी मैंने लगता ये ही बात होगा। आपको पहले कही है कि एक बार मैं अपने आप को लॉयर से हटाता हूँ और मैं ह्यूमन बीइंग वाली बात पे आऊँ, तो वाकई में ये बहुत वैसा है। हमें भी दुख होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि नहीं यार गलत है चीजें, लेकिन इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट। बिल्कुल। अब ये देखो ऐसा होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल का ही एक केस है, कहीं पे एक रेपिस्ट को वकील ने ही पकड़ के धो दिया, उसको धुलाई कर दी, उसको वकील ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसा होना वो शायद चाहिए, कोर्ट ऐसा कैंपस में मारा था कोर्ट उसे, कैंपस में ही मारा। पुलिस की गाड़ी से उतरते ही। ऐसा होना चाहिए कम से कम। और चीजें छोड़ दो, रेपिस्ट को कम से कम भारत में जिस दिन वकील मिलने बंद हो जाएंगे ना, उस दिन शायद कुछ सुधार आए। अब देखिए, कौन गलत है, कोई कोई रेपिस्ट है नहीं है, किसी ने चोरी किया नहीं, किसी ने मर्डर किया नहीं किया, ये तो ट्रायल का पार्ट है। जब तक उसे कोर्ट वो ना कर देना कि हाँ तू सही है या गलत है, तो तब तक हम उसे, इसीलिए ट्रायल के दौरान भी जब हम आर्ग्यूमेंट में अपनी रहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक्यूज साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्रोसिक्यूशन साइड से कोई है और प्रोसिक्यूशन साइड कहेगा कि नहीं भाई ये एक्यूज है, तो हमारा वहां पे यही विरोध रहता है, यही ऑब्जेक्शन रहता है कि आप कैसे कह सकते हैं जब तक न्यायालय इसे कंक्लूड ना कर दे कि हाँ तू वाकई में कल्प्रिट है, कि हाँ तूने कुछ किया या नहीं किया। तो ड्यूरिंग ट्रायल हम कुछ नहीं कह सकते कि वो एक्यूज है भी या नहीं, है ना। इट इज ए मैटर ऑफ ट्रायल। जब तक ट्रायल चलेगा उसके बाद को तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, जितने भी चार्जशीट एफआईआर और फिर विटनेसेस, वो तो उसके उसके ऊपर डिपेंड करेंगी चीजें कि वो है भी नहीं कल्प्रिट, तो बिल्कुल। अंटिल हम कुछ भी नहीं कह सकते तब तक, हाँ, जब तक चीजें मतलब सिद्ध ना हो जाए, जुर्म साबित ना हो बिल्कुल जाए। जुर्म साबित ना हो जाए, तब जैसे वही हम बात मैंने फिल्मों कही। में डायलॉग सुनते हैं, जब तक जुर्म साबित ना हो जाए आप बेगुनाह हो। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आपको बताऊं, वकालत का वो रुतबा है, आज भी अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए ना, तो वो डायरेक्टली ये कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। दे यस। डोंट से आई विल सी यू इन द पुलिस स्टेशन, दे डायरेक्टली से आई विल सी यू इन द कोर्ट। इतना भरोसा न्यायालय के ऊपर आज भी लोग रखते हैं। आज भले ही हम 21st सेंचुरी में जिए, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, बट स्टिल इफ देयर इज अ फाइट बिटवीन टू पीपल, दे डायरेक्टली से आई विल सी यू इन द कोर्ट, दे डोंट से आई विल सी यू इन द पुलिस स्टेशन। इतना विश्वास उन्हें है आज भी न्यायालय के ऊपर, जो कोई नहीं कर पाया वो न्यायालय करे। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही है। इसके अलावा आप कौन कौन सी फील्ड में सक्रिय हैं? आपका तो मैं देखता हूँ आपका बकेट तो फुल है, क्योंकि मैंने आपका प्रोफाइल जैसे एनालिसिस किया, मैंने, हम लोग उतना भी करते हैं पॉडकास्ट से पहले, और काफी क्षेत्रों में भी आप हैं। देखिए वैसे तो मैं जुड़ा हुआ हूँ बिजनेस के उससे, हमारा अपना बिजनेस है मेरे पिताजी के समय से। और मैं मेरी खुद की एक टैगलाइन है कि आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन बट बॉडी बिल्डर बाय हार्ट, अरे एक्सीलेंट। है ना। तो मैं फिटनेस को लेके बड़ा वो हूँ। और मोस्टली यहाँ पे हरिद्वार में जितनी भी जिम है, जो पहली डेवलप्ड जिम है, वो सब मुझे जानते हैं। केवल मेरी प्रोफेशनलिज्म कि मैं बहुत अच्छा एथलीट रहा हूँ अपने समय में। अच्छा। हाँ, फिर लेटर ऑन व्हेन आई केम इनटू लिटिगेशन, तो चीजें छूट जाती है, क्योंकि मैंने लिटिगेशन में बहुत मेहनत की। फिर मैंने उस दौरान उसे छोड़ा, लेकिन आज जैसे मैं सेटल्ड हूँ पूरा, तो मैं फिटनेस को आज टाइम देने लगा हूँ वापस से। वापस से
हाँ, एक कुछ ही चीज को पकड़ने के लिए कुछ तो छूटता ही है। बिल्कुल अब आप 100% डेडिकेशन के साथ अगर कोई काम नहीं करोगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% रिजल्ट भी मिले। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिटनेस के उसमें आपने क्या क्या अचीवमेंट्स आपके रहे हैं? देखिए फिटनेस में अभी अगर हम रिसेंट उसकी बात करें, मैं 2023 टू 20 अप्रैल 2024 मैंने मल्टीपल स्टेट, फिर मिस्टर इंडिया दिल्ली में हुआ था, फिर आई गेस फरवरी 2024 में साउथ एशिया हुआ दिल्ली में, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा बिलो 60 में। एक्सीलेंट। तो फिटनेस में मैं बड़ा वो रहा, जब जब भी थोड़ा समय मिला तो मैं बहुत अच्छे से वो करता हूँ, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन्ड फील्ड है। हाँ। आपको बहुत सोच समझ के चीजों को वो करना पड़ता है, इनटेक। इंजीनियरिंग, फिर लॉयर, फिर फिटनेस भी आपने साथ में मेंटेन किया, तो मतलब आप बहुत सारी और बिजनेस में भी मेरा बहुत अच्छा बिजनेस। हाथ है। अच्छा, बहुत बिजनेस में अच्छा। भी। मेरे फादर के बाद मेरे फादर माय फादर पास्ड अवे इन 2000। हम्म। तो आई वाज वेरी यंग दैट टाइम। तो हमारा स्वीट शॉप का बिजनेस है, बहुत पुराना, फादर के टाइम का, 1986 और समथिंग। हम्म। तो फादर की डेथ के बाद मैं अपने ब्रदर के साथ बिजनेस में आ गया था, और बहुत छोटी उम्र से उसमें खड़ा। तो बिजनेस में भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है, मतलब लोग व्यवहार और ये सब चीजें पसंद करते हैं। हाँ, यही है, व्यवहार का ही सारा गेम है। जी। और आप बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं तो व्यवहार तो ऑफिशियली आपके एटीट्यूड में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद डिफरेंट चीजें और की है, तो आप फिटनेस को लेके, इन सब चीज को लेके युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज का युवा तो मेहनत तो करना नहीं चाहता, है ना? तो क्योंकि युवा को तो क्या चाहिए, आज का जो युवा है ना, जो मोबाइल हाथ में लेके बैठा है, शॉर्टकट चाहिए। तो शॉर्टकट होता है क्या? दोनों फील्ड में हम बात कर लेंगे, शॉर्टकट जैसा कुछ चीज होता है? देखिए शॉर्टकट, जो शॉर्टकट की आप बात कर रहे हैं ना, शॉर्टकट किसी भी फील्ड में नहीं है। हम्म। नाइदर इन लॉ, नाइदर इन फिटनेस, और वी टॉक अबाउट एनीथिंग, है ना। किसी भी फील्ड का शॉर्टकट नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो ना, तो वहां पे आपको बुनना पड़ेगा। हम्म। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है ना, तो तो उसकी तब तरह तपना भी तो पड़ेगा। अपना भी पड़ेगा। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट को आप समझें। आपको सूर्य की तरह अगर प्रकाश आप देने की सोच रहे हैं ना, तो सूर्य की तरह वो तपन भी तो पैदा करनी है, तो वो कहाँ से आएगी? वो बिल्कुल लानी ही पड़ेगी। तपे बिना तो सोना निखरेगा हंड्रेड नहीं। परसेंट 100%। निखरेगा नहीं। और बताइए आप कुछ नया इंटरेस्टिंग। बस इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, एक आप लोगों के माध्यम से संवाद, एक नया वो है, और लोगों के बीच में बहुत कम समय में मैं हम बहुत हाँ, बढ़िया। एक चीज मैं आपको बता दूं, हम ना अभी तक अपने संवाद में सोशल वर्कर्स को ला रहे थे, समाज सेवियों को। तो उसके बीच में हम आपको लेके आए। ये यूथ का एक लगा कि यार एलएलबी को लेके बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे लोग हैं जो एलएलबी की ओर जा रहे हैं, तो इसके लिए। बाकी आप यंग हैं बहुत सारी चीजों में, समाज सेवा में भी आपका कुछ, आपका क्या है समाज सेवा को लेके? थोड़ा सा मैं पूछता ही हूँ सबसे। देखिए समाज सेवा का क्या है कि अब ना हम लोग बड़े इंगेज हो गए। सुबह कोर्ट चले गए 10 साढ़े 10, शाम को 5 साढ़े 5 6 आए। तो अब टाइम बहुत कम हो गया, लेकिन हाँ एक टाइम हमारा रहा कि जब समय था हमारे पास ना, तो मैं बड़ा इंगेज रहा सोशल एक्टिविटीज में। मेरे फादर भी सोशल एक्टिविटीज में रहे हैं पहले, हम्म। उन्हें बहुत लोग जानते हैं। तो फिर अपने फादर के फुटस्टेप पे ही हम भी चले, तो सोशल वर्किंग भी करी हमने। हमारे यहाँ, मैं बहादुराबाद से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ वात्सल्य वाटिका है, हम्म। आपने नाम भी सुना होगा। तो वहां पे आप कभी भी मेरे बारे में पता करेंगे तो वो आपको बता देंगे। मेरे पे जब इंजीनियरिंग, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता दूं, जब मेरे पास इंजीनियरिंग में टाइम होता था, शेड्यूल तो टाइट होता था, लेकिन रात को 8 से 9 मैं वहां बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया करता था, बहुत बढ़िया। फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि वहां पे उस दौरान 85 थे बच्चे। आज के समय में, मैं अभी गया था लगभग महीने भर पहले गया, तो इस टाइम शायद 80 बच्चे वहां पे हैं। तो मुझे इस तरह के बच्चे जो वाकई में कुछ करना चाह रहे और लैक ऑफ सोर्स है, हम्म। तो मैंने उन बच्चों को रात को 8 से 9 इंग्लिश पढ़ाई है, एक्सीलेंट। ये मैं और समाज सेवा खुद का, से बुक प्रोवाइड करा के। ये समाज सेवा का एक नया रूप है जो मैं आपसे आपसे सुन रहा हूँ। मैंने खुद से बुक प्रोवाइड कराई है, खुद से रात को उन्हें पढ़ाया। और कभी को, आज मैं आपको बताऊं, वो बहुत बच्चे आज कोई ग्रेजुएशन में है, किसकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई, कोई जॉब में चला गया, आज भी वो बच्चे किसी ना किसी माध्यम से मेरे जुड़े हुए हैं। उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे फोन करते हैं। अभी 2 4 दिन पहले एक बच्चे का मेरे पे कॉल आया, वो कहने लगा कि भैया मैं आया हुआ हूँ इधर ही, भादराबाद साइड ही, और आपको मेरे पास होली पे जरूर आना है। इवन वो अभी
वाटिका में मिलेगा। कल कल होली है तो वो कल वहीं वात्सल्य वाटिका मिलेगा। तो उसने कहा कि आप भैया हम आपका इंतजार करेंगे, आपको वात्सल्य वाटिका आना है। मैंने कहा मैं डेफिनेटली। ये है रियल सोशल वर्क, मुझे बहुत ये सुकून रियल मिलता है। सोशल वर्क है। इसमें पैसा भी नहीं लगता है ना। ये वो वाली चीज है, ज्ञान को आगे बांटना। ये भी सोशल एक्टिविटीज हो सकती है। जो युवा है, जो कई बार सुनने में आता है, यंग बोलते हैं यार हम कमाते नहीं है तो हम क्या सोशल एक्टिविटीज करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ सोशल एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, हमारे पास ज्ञान है। देखिए सोशल एक्टिविटी के लिए ना आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको पैशन की जरूरत है। आप सड़क पे जा रहे हैं, मान लिया कोई बहुत गर्मी हो रही है, कोई रिक्शा वाला, कोई रेड़े वाला या कोई भी ठेले वाला अगर जा रहा है ना, अगर आपने उसे प्यार से अपने पास से पानी पिला दिया या उसकी किसी उसमें उसको पुशी कर दिया, उसका मनोबल ही बढ़ा दिया, कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर छाया में खड़ा हो जाएगा सब ठीक। आपको यू डोंट नीड मनी इन सोशल एक्टिविटी, यू नीड अ पैशन फॉर इट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छे थॉट्स आपके हैं, बहुत अच्छी चीजें आपके साथ बात में हुई है, बहुत अच्छा है। युवाओं को भी जो हमारे मन में सवाल थे उनको भी शायद उनके जवाब मिले होंगे, और सोशल एक्टिविटीज का एक नया रूप भी देखने को मिला। ये वात्सल्य वाटिका को लेके जो आपने बताया ये भी अच्छा है, ऐसा भी किया जा सकता है। बिल्कुल। हम लोग भी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, हम सत्या फाउंडेशन के द्वारा फूड डोनेट करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम करते हैं। ओल्ड एज पीपल्स के लिए हम काम करते हैं। ये संवाद जो है, संवाद को चलाने का और संवाद को बनाने का एक रीजन सत्या फाउंडेशन भी है, बिकॉज सत्या फाउंडेशन ही स्पॉन्सर्ड है संवाद की। यानी कि आप ये बोल सकते हैं संवाद पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड बाय सत्या फाउंडेशन। एक्सीलेंट। तो हम ये चाहते हैं कि सत्या फाउंडेशन से हम आगे बढ़ें, और मेरी आपसे अपील रहेगी कि आप भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम हर व्यक्ति को जो संवाद की सीट पे आके बैठेगा, हम सोचते हैं कि वो सत्या फाउंडेशन में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि सत्या फाउंडेशन अपने आप में ये कहती है हेल्पिंग हैंड्स। तो वी नीड मोर हैंड्स। तो खाली दो हाथों से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे हाथ चाहिए सत्या फाउंडेशन को खड़ा करने के लिए और एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए। क्योंकि सत्या फाउंडेशन में जैसे आपने विचार किया, कल के दिन अगर हमें जरूरत पड़ती है आपके विचारों की, आप उतना भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो वी विल हैप्पी। तो दिस इज अ नाइस पॉडकास्ट विद यू। मेरे दर्शकों को भी काफी अच्छी चीजें नॉलेज मिली होगी, और संवाद के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। नमस्ते भारत।